11.1 परिचय। यूनिट 11 हमें शोध पद्धतियों पर हमारी व्यापक चर्चा के अंत तक ले जाती है। इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमने एक लंबी यात्रा की है, जिससे शोध एक व्यापक गतिविधि बन गई है, जिसमें सामाजिक वास्तविकता को समझने में आप और मैं दोनों शामिल हैं। हो सकता है कि आप पुस्तक 1 के दृष्टिकोण और सामान्य लहजे से पूरी तरह सहमत न हों, लेकिन आप पाएंगे कि इसने आपको सामाजिक विज्ञान पद्धति में मुख्य बहसों से परिचित होने का मौका दिया है। पुस्तक 2 और पुस्तक 3 को पढ़ते समय आप पुस्तक 1 में कुछ इकाइयों को फिर से संदर्भित करना चाह सकते हैं। यूनिट 11 उन इकाइयों में से एक होगी जिन्हें आप फिर से देख सकते हैं, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि सहभागी दृष्टिकोण मूल्यतस्त शोध की आलोचना करता है और सामाजिक दुनिया को समझने की प्रक्रिया में शोध किए जा रहे लोगों को शामिल करने का तर्क देता है। इससे आपके लिए दृष्टिकोण से संबंधित होना आसान हो जाता है। आइए जानें कि सहभागी दृष्टिकोण क्या है। 11.2 सामान्य ज्ञान के साथ संबंध, वैचारिक स्थान की जांच। हम अपने तुलनात्मक दृष्टिकोण में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सामान्य ज्ञान और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच अंतर करना क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान की शुरुआत को चिह्नित करने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु वास्तविकता की सामान्य ज्ञान धारणा से अलग होना था। ग्रहण की गई वास्तविकता को एक वैध प्रारंभिक बिंदु नहीं माना जाता था। प्राकृतिक विज्ञान से एक सादृश्य का उपयोग करने के लिए, भले ही लोगों का मानना था कि सूरज पश्चिम में डूबता है और पूर्व में उगता है, विज्ञान ने दिखाया कि सूरज नहीं चलता है, लेकिन पृथ्वी चलती है। यह सूर्य की गति का अनुभव करने के दृढ़ विश्वास के बावजूद सच है। एमिल दुर्खीम के समाजशास्त्रीय पद्धति के नियमों को याद करते हुए, सामाजिक तथ्यों को चीजों के रूप में माना जाना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि सामाजिक घटनाएं प्रकृति के दायरे से संबंधित हैं। सामाजिक व्यवहार की वैज्ञानिक रूप से जांच करने से पहले अनुभवजन्य विज्ञान को प्रकृति के बारे में हमारे विचारों में पूर्वाग्रह और भ्रम को जीतना होगा। यह विशेष रूप से कठिन है क्योंकि पूर्वाग्रह और भ्रम हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा हैं। सामाजिक तथ्यों को चीजों के रूप में मानने के लिए यह पहचानने के लिए आवश्यक अलगाव की आवश्यकता होती है कि समाज का एक वस्तुनिष्ठ अस्तित्व है जो हम में से किसी एक से स्वतंत्र है, और इस प्रकार वस्तुनिष्ठ अवलोकन के तरीकों से इसका अध्ययन किया जा सकता है। लंबे समय तक यह विचार कायम रहा कि वास्तविकता को बाहरी दृष्टिकोण से देखा और अध्ययन किया जा सकता है, एक ऐसी स्थिति से जो कहीं नहीं और हर जगह थी। भले ही एक तरफ मार्क्सवादी दृष्टिकोण और दूसरी तरफ घटनात्मक दृष्टिकोण ने तटस्थता के इस विचार को चुनौती दी, लेकिन नारीवादी दृष्टिकोण ने हाल ही में एक और गंभीर सैद्धांतिक चुनौती पेश की। दूसरे दृष्टिकोण से, सहभागी दृष्टिकोण ने भी इस मुद्दे को उठाया है। इससे पहले कि हम सहभागी दृष्टिकोण और इसकी मुख्य विशेषताओं के ऐतिहासिक संदर्भ पर आगे बढ़े, मैं नारीवादी और सहभागी दृष्टिकोणों के बीच एक और समानता को उजागर करना चाहता हूं। यह अनुशासनात्मक सीमाओं और उनकी पवित्रता का मुद्दा है। आज यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि ज्ञान को अनुशासित करने और अकादमिक विषयों के उदय के बीच एक संबंध है, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि एक विशेष सैद्धांतिक दृष्टिकोण का मानना है कि हम अनुसंधान के स्पष्ट डोमेन बना सकते हैं, सामाजिक वास्तविकता को आर्थिक, राजनीतिक और समाजशास्त्रीय जैसे विभिन्न भागों में तोड़ सकते हैं, जिनका अध्ययन विभिन्न विषयों द्वारा किया जाना है। यह खंडित दृष्टिकोण मानता है कि विषयों द्वारा विकसित सैद्धांतिक उपकरण तटस्थ और वैज्ञानिक हैं। उनका उपयोग करना, या इस मामले में सामान्य विज्ञान करना, दिए गए प्रतिमानों पर सवाल उठाए बिना पर्याप्त है। नारीवादी और सहभागी दोनों दृष्टिकोणों ने इस पर सवाल उठाया है। यह केवल नई शोध तकनीकों का सुझाव देने के बारे में नहीं है, बल्कि शोध के मूल आधार को सुधार के लिए खोल दिया गया है। इस बिंदु पर यह विचार करना उपयोगी हो सकता है कि नारीवादी और सहभागी दृष्टिकोण समान पथ पर कैसे आगे बढ़ते हैं। वे दोनों इस धारणा पर सवाल उठाते हैं कि पारंपरिक सामाजिक शोध मूल्य मुक्त, सार्वभौमिक और वस्तुनिष्ठ था। उनका मानना है कि जाति, वर्ग, नस्ल और लिंग द्वारा विभाजित दुनिया में सार्वभौमिक दृष्टिकोण शब्द सार्वभौमिक नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, समाज के प्रमुख दृष्टिकोण को सार्वभौमिक दृष्टिकोण के रूप में दर्शाया जाता है। वे मुख्यधारा के विद्वानों द्वारा वकालत किए गए वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। वे पारंपरिक अनुशासनात्मक सीमाओं पर सवाल उठाते हैं और अकादमिक छात्रवृत्ति के लिए अंतःविषय दृष्टिकोण की वकालत करते हैं।
वे सामाजिक कारणों के साथ सक्रिय जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए, नारीवादी दृष्टिकोण व्यापक रूप से लिंग विश्लेषण को शामिल करने का प्रयास करता है, यह पाते हुए कि मूल्यतस्त और वस्तुनिष्ठ ज्ञान के रूप में जो कुछ भी अभ्यास किया गया था, वह वास्तव में पुरुष केंद्रित था। इसी तरह, सहभागिता दृष्टिकोण इस बात से सहमत है कि हाशिए पर पड़े समूहों की आवाजों और विचारों पर, चाहे वे वर्ग, जाति या लिंग पर आधारित हों, पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया गया। इसलिए, इस पर ध्यान देने के लिए एक सक्रिय पद्धतिगत प्रयास किया जाना चाहिए। नारीवादी और सहभागी दृष्टिकोणों के बीच समानताओं से यह स्पष्ट है कि इन दृष्टिकोणों को लागू करने से सामाजिक परिवर्तन के लिए अकादमिक शोध का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। यह नारीवादी सिद्धांत और नारीवादी आंदोलन के बीच घनिष्ठ संबंध में या शोध करते समय लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता में स्पष्ट है। वे न केवल समाज में बल्कि सामाजिक ज्ञान के निर्माण में भी विविधता को पहचानने में विश्वास करते हैं। सामाजिक अनुसंधान के लिए नारीवादी और सहभागी दृष्टिकोणों के बीच समानताओं को देखने के बाद, आइए अब उस ऐतिहासिक संदर्भ की ओर मुड़े जिसके भीतर सहभागी पद्धति उभरी। ऐतिहासिक संदर्भ पर चर्चा करने से पहले, आइए चिंतन और कार्रवाई 11.1 को पूरा करें। चिंतन और कार्रवाई 11.1 विकास में सहभागी अनुसंधान। सहभागी अनुसंधान एक शक्तिशाली पद्धति है जो अनुसंधान के संदर्भ में सीखने और विकास की प्रक्रिया को एकीकृत करती है। यह अनुसंधान प्रक्रिया में सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है, प्रतिभागियों के बीच शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में इस तरह के शोध प्रोजेक्ट में शामिल होना सामुदायिक विकास में सार्थक रूप से योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। यह चिंतन अनुसंधान के आयोजन में सहभागी दृष्टिकोण का पता लगाएगा, पहचान करेगा कि किसके विचारों को मांगा जाना चाहिए और इन विकल्पों के औचित्य पर चर्चा करेगा। सहभागी अनुसंधान का सार। सहभागी अनुसंधान पारंपरिक अनुसंधान पद्धतियों से मौलिक रूप से अलग है। इसमें एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया शामिल है जहां शोधकर्ता और प्रतिभागी समस्याओं की पहचान करने, शोध प्रश्न तैयार करने, डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने और समाधानों को लागू करने में सहयोगात्मक रूप से शामिल होते हैं। यह दृष्टिकोण अनुसंधान को ऊपर से नीचे तक थोपे जाने से नीचे से ऊपर तक सहयोगी प्रयास में बदल देता है, जिससे प्रतिभागियों के बीच स्वामित्व और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। सहभागी अनुसंधान की मुख्य विशेषताएं। सहयोगी जुड़ाव। शोधकर्ता और प्रतिभागी समान रूप से एक साथ काम करते हैं, अपने ज्ञान और अनुभवों का योगदान करते हैं। प्रासंगिकता। शोध प्रश्न और कार्यप्रणाली समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और संदर्भ के अनुरूप तैयार की जाती है। सशक्तिकरण और शिक्षा। यह प्रक्रिया प्रतिभागियों को शिक्षित करती है और उनके मुद्दों को संबोधित करने की उनकी क्षमता को बढ़ाती है। कार्रवाई उन्मुख। शोध का उद्देश्य समुदाय में ठोस सुधार लाना है। सहभागी अनुसंधान का आयोजन। सहभागी अनुसंधान को प्रभावी ढंग से आयोजित करने के लिए एक ऐसा ढांचा स्थापित करना महत्वपूर्ण है जो सभी हितधारकों के बीच सक्रिय भागीदारी और निरंतर संवाद की सुविधा प्रदान करे। निम्नलिखित चरण एक संरचित दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करते हैं। प्रारंभिक जुड़ाव और विश्वास निर्माण। सामुदायिक बैठकें। शोध परियोजना, इसके उद्देश्यों और सहभागी दृष्टिकोण को पेश करने के लिए समुदाय के सदस्यों के साथ प्रारंभिक बैठकें आयोजित करें। विश्वास का निर्माण। विश्वास स्थापित करना आवश्यक है। शोधकर्ताओं को समुदाय की भलाई में वास्तविक रुचि प्रदर्शित करनी चाहिए और स्थानीय रीति रिवाजों और मानदंडों का सम्मान करना चाहिए। हितधारक पहचान और भागीदारी। विविध प्रतिनिधित्व। सुनिश्चित करें कि हाशिए पर पड़े समूहों सहित समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। स्थानीय नेता और प्रभावशाली व्यक्ति। स्थानीय राय नेताओं को शामिल करें जिन पर समुदाय का भरोसा और सम्मान है। आवश्यकताओं का आकलन। सहभागी उपकरण। समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए फोकस समूह चर्चा, सामुदायिक मानचित्रण और सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA) जैसे सहभागी उपकरणों का उपयोग करें। समावेशी संवाद। ऐसी चर्चाओं को सुविधाजनक बनाएं जो समुदाय के सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और चिंताओं को व्यक्त करने की अनुमति दें। शोध प्रश्नों का सहनिर्माण। संयुक्त सूत्रीकरण। सहयोगात्मक रूप से शोध प्रश्न विकसित करें जो समुदाय की प्राथमिकताओं को दर्शाते हों और उनके संदर्भ के लिए प्रासंगिक हों।
पुनरावृत्तीय प्रतिक्रिया, शोध प्रश्नों को परिष्कृत करने के लिए प्रतिभागियों से लगातार प्रतिक्रिया मांगे। डेटा संग्रह और विश्लेषण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सटीक और विश्वसनीय डेटा सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के सदस्यों को डेटा संग्रह विधियों में प्रशिक्षित करें। सहभागी विश्लेषण, प्रतिभागियों को डेटा का विश्लेषण करने, परिणामों की व्याख्या करने और पैटर्न और अंतर्दृष्टि की पहचान करने में शामिल करें। कार्यान्वयन और कार्रवाई, कार्य योजनाएं, सभी हितधारकों के लिए स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ शोध निष्कर्षों के आधार पर कार्य योजनाएं विकसित करें। निगरानी और मूल्यांकन, प्रगति की निगरानी और हस्तक्षेपों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए तंत्र स्थापित करें। निरंतर सीखना और अनुकूलन, चिंतनशील अभ्यास, शोध प्रक्रिया को अनुकूलित करने और सुधारने के लिए प्रतिभागियों के बीच निरंतर चिंतन और सीखने को प्रोत्साहित करें। फीडबैक लूप, यह सुनिश्चित करने के लिए फीडबैक लूप बनाएं कि शोध प्रासंगिक बना रहे और समुदाय की उभरती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हो। लक्ष्य समूह की जरूरतों की पहचान करना, सहभागी शोध में लक्ष्य समूह की जरूरतों की पहचान करना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है कि किसके विचार मांगे जाएं। निम्नलिखित समूहों के विचार मांगे जाने चाहिए। लोग स्वयं, प्राथमिक हितधारक, समुदाय के सदस्य प्राथमिक हितधारक हैं और उन्हें अपनी जरूरतों, चुनौतियों और आकांक्षाओं का प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्थानीय ज्ञान और अनुभव, उनके जीवित अनुभव मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिन्हें अक्सर बाहरी एजेंसियों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। सशक्तिकरण, लोगों को सीधे शामिल करने से स्वामित्व और सशक्तिकरण की भावना को बढ़ावा मिलता है, जो किसी भी हस्तक्षेप की स्थिरता के लिए आवश्यक है। स्थानीय राय नेता, सामुदायिक विश्वास, राय नेता जैसे कि गांव के बुजुर्ग, धार्मिक नेता और सम्मानित समुदाय के सदस्य अक्सर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं और सामुदायिक समर्थन जुटा सकते हैं। सांस्कृतिक संवेदनशीलता, उनके पास स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक गतिशीलता की गहरी समझ होती है, जो सांस्कृतिक रूप से उचित और स्वीकार्य हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन कर सकती है। सरकारी एजेंसियां, नीति संरेखण, सरकारी एजेंसियां मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों और संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती हैं, जिनका उपयोग शोध परियोजना के लिए किया जा सकता है। स्थायित्व और मापन, सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग सफल हस्तक्षेपों की स्थिरता और मापनीयता को बढ़ा सकता है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, संसाधन उपलब्धता, केंद्र प्रायोजित योजनाएं अक्सर धन और संसाधनों के साथ आती हैं जो शोध प्रक्रिया और हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन का समर्थन कर सकती हैं। नीति कार्यान्वयन, ये योजनाएं नीति कार्यान्वयन और व्यापक विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण के लिए एक रूपरेखा प्रदान कर सकती हैं। विभिन्न दृष्टिकोणों की तलाश करने का औचित्य, लक्ष्य समूह की जरूरतों की पहचान करने में कई दृष्टिकोणों को शामिल करने से संदर्भ की व्यापक समझ सुनिश्चित होती है और शोध की प्रभावशीलता बढ़ती है। इस समावेशी दृष्टिकोण के लिए तर्क में शामिल है समग्र समझ, कई आयाम, विभिन्न हितधारक विविध दृष्टिकोण लाते हैं जो समुदाय की आवश्यकताओं की समग्र समझ में योगदान करते हैं। संदर्भगत सटीकता, स्थानीय ज्ञान को बाहरी विशेषज्ञता के साथ जोड़ना सुनिश्चित करता है कि शोध संदर्भगत रूप से सटीक और प्रासंगिक है। बढ़ी हुई भागीदारी और सहभागिता, समुदाय की सहभागिता, समुदाय और स्थानीय नेताओं को शामिल करने से अधिक सहभागिता और सहभागिता को बढ़ावा मिलता है, जो शोध की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। विश्वास और वैधता, विश्वसनीय स्थानीय हस्तियों और सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग शोध निष्कर्षों और हस्तक्षेपों की वैधता और स्वीकृति को बढ़ाता है। संसाधन अनुकूलन, संसाधनों का लाभ उठाना, सरकारी एजेंसियों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को शामिल करने से संसाधनों और वित्त पोषण तक पहुंच मिल सकती है, जिससे शोध प्रक्रिया का अनुकूलन हो सकता है। दोहराव से बचना, मौजूदा कार्यक्रमों और पहलों को समझना प्रयासों के दोहराव से बचने में मदद करता है और तालमेल को बढ़ावा देता है। स्थिरता और प्रभाव, सशक्त समुदाय, समुदायों को उनकी जरूरतों को पहचानने और संबोधित करने के लिए सशक्त बनाना अधिक टिकाऊ और प्रभावशाली हस्तक्षेपों की ओर ले जाता है। नीति समर्थन, सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के साथ संरेखण दीर्घकालिक समर्थन और व्यापक विकास रणनीतियों में सफल हस्तक्षेपों के एकीकरण को सुनिश्चित करता है। निष्कर्ष,
सहभागी अनुसंधान एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो अनुसंधान प्रक्रिया में समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल करके अनुसंधान को विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ता है। अनुसंधान के संगठन में इस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने से सहयोग को बढ़ावा देना, विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और निरंतर संवाद और सीखने को बढ़ावा देना शामिल है। लक्ष्य समूह की जरूरतों की पहचान करने के लिए लोगों, स्थानीय राजनेताओं, सरकारी एजेंसियों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के विचारों को जानने की आवश्यकता होती है। यह समावेशी दृष्टिकोण अनुसंधान की प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और स्थिरता को बढ़ाता है, अंततः सार्थक सामुदायिक विकास में योगदान देता है। 11.3 ऐतिहासिक संदर्भ। इस खंड में हमारा उद्देश्य यह दिखाना है कि सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के दृष्टिकोण किसी निश्चित समय में समाज की चिंताओं से उत्पन्न होते हैं। यूनिट 9 में आपने अकादमिक पश्चिमी संदर्भ देखा जिसने तुलनात्मक दृष्टिकोण को जन्म दिया। यूनिट 10 में आपने देखा कि नारीवादी दृष्टिकोण महिला आंदोलन से किस तरह से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार नारीवादी और सहभागी दृष्टिकोणों के बीच एक मजबूत संबंध है। सहभागी दृष्टिकोण के इतिहास को समझने के लिए हम ग्लोबल साउथ से इवान इलिच और पाउलो फ्रेयर जैसे वयस्क शिक्षार्थियों के शिक्षकों को देखते हैं। उन्होंने पारंपरिक स्कूली शिक्षा का विरोध किया और वैकल्पिक शिक्षण विधियों को बढ़ावा दिया। इससे सहभागी अनुसंधान की अवधारणा सामने आई, जहां शिक्षक और शिक्षार्थी परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जैसा कि टंडन 1996-20 ने उल्लेख किया, इस दृष्टिकोण का उद्देश्य शिक्षार्थियों को उनकी सीखने की प्रक्रिया पर नियंत्रण देना था। यह सहभागी अनुसंधान की नींव थी। 1974 से 75 में वयस्क शिक्षा विशेषज्ञों के एक समूह ने सहभागी अनुसंधान शब्द गढ़ा और वयस्क शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने इसे अपनाया। यह दृष्टिकोण सामाजिक परिवर्तन और विकास से निपटने वाले गैरसरकारी संगठनों जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गया। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के बारे में मुखर्जी ने कहा कि कई एजेंसियों ने ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया। रैपिड रूरल अप्रेजल (RRA) 1970 के दशक में उभरा, जो फार्मिंग सिस्टम रिसर्च (FSR) और अन्य तरीकों से प्रभावित था। इस पद्धति के शुरुआती अग्रदूत जैसे रॉबर्ट चेम्बर्स, पीटर हिल्डरब्रांड, रॉबर्ट रोड्स और माइकल कोलिंसन 1978 और 1979 में सम्मेलनों में मिले। RRA जल्द ही दुनिया भर में फैल गया, 1980 के दशक के मध्य तक कई अनुप्रयोगों के साथ। सामाजिक अनुसंधान पद्धति पर अपनी पुस्तक में मुखर्जी ने सहभागी अनुसंधान पर प्रमुख प्रभावों को रेखांकित किया। बॉक्स 11.1 इन प्रभावों और प्रेरणाओं का सारांश देता है। बॉक्स 11.1 सहभागी अनुसंधान के विकास में प्रमुख प्रभाव और प्रेरणाएं। ज्ञान का समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के विचारों और विचारधाराओं को समाज में उनकी स्थिति से जोड़ता है। इससे हाशिए पर पड़े समूहों द्वारा वैकल्पिक इतिहास के निर्माण की अनुमति मिलती है, जिससे शिक्षा के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव आ सकते हैं। 2. लैटिन अमेरिका में पुनर्जीवित एक्शन रिसर्च सहभागी एक्शन रिसर्च का आधार बन गया। इसने ज्ञान के एक वैध रूप के रूप में कार्रवाई पर जोर दिया, ज्ञान को व्यवहार में एकीकृत किया। 3. घटनात्मक सोच ने ज्ञान के आधार के रूप में अनुभव को मान्य किया, जो केवल बौद्धिक समझ से परे है। 4. विकास पर बहस ने शीर्ष से नीचे विशेषज्ञ डिजाइन की गई परियोजनाओं की आलोचना की और विकास से प्रभावित लोगों की अपनी प्रगति में केंद्रीय अभिनेताओं के रूप में भागीदारी पर जोर दिया। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से एक नए नागरिक समाज ढांचे का उदय। इसके बाद हम सहभागी शोध पद्धति की प्रमुख विशेषताओं का पता लगाएंगे, जिसने विभिन्न सामाजिक विज्ञान विषयों में कई अनुयायी प्राप्त किए हैं। 11.4 प्रमुख विशेषताओं का चित्रण। प्रारंभिक तुलनात्मक दृष्टिकोण के विपरीत, जिसने अलगाव और मूल्यतस्थता पर जोर दिया, सहभागी दृष्टिकोण हाशिए पर पड़े समूहों का खुलकर समर्थन करता है। पार्थनाथ मुखर्जी के अनुसार सहभागी शोध पद्धति 3 प्रमुख स्थितियों पर आधारित है, जिन्हें बॉक्स 11.2 में रेखांकित किया गया है। बॉक्स 11.2 सहभागी शोध पद्धति के आधार। एक लक्षित समुदाय समूह है जिसे अपनी वंचित, उत्पीड़ित, हाशिए पर पड़े, शोषित स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। 2. यह समूह एक बाहरी शोधकर्ता के सहयोग से शोध लक्ष्य निर्धारित करता है, डेटा संग्रह में भाग लेता है और, जहां तक संभव हो, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने में भाग लेता है।
ये निष्कर्ष परिवर्तन विकास के लिए समुदाय की कार्रवाई को सीधे प्रभावित करते हैं। 3 बाहरी शोधकर्ता का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि समुदाय को ज्ञान का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो, जैसे स्वास्थ्य प्रणाली, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन तकनीक। सहभागी शोध एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समूह आबादी के लिए जीवन की स्थितियों में सुधार या परिवर्तन करना है, जो शोध प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इससे पहले कि हम सहभागी शोध पद्धति की तुलना पारंपरिक या परंपरागत शोध पद्धति से करें, आइए पहले सहभागिता की अवधारणा को समझें। इस शब्द के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ हैं। यहां हम सामाजिक शोध के संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां सहभागिता के कम से कम 3 आयाम हैं। सहभागिता में सभी संबंधित लोग यह निर्णय लेने में शामिल होते हैं कि क्या और कैसे किया जाना चाहिए। सहभागिता में विकास प्रयासों में जनता का योगदान शामिल है। इसका मतलब है कि प्रभावित होने वाला हर व्यक्ति निर्णयों को लागू करने में शामिल है। पहले 2 बिंदुओं में शामिल हर व्यक्ति विकास के लिए नियोजित और कार्यान्वित किए गए प्रयासों के परिणामों में हिस्सा लेता है। सहभागिता के बारे में ये विचार समाज की संपूर्ण सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं को कवर करते हैं, इसलिए ये सामाजिक परिवर्तनों और विकास का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। समाज के व्यापक लक्ष्यों और सहभागिता के नाम पर आमतौर पर जो होता है, उसके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। अक्सर किसी योजना या कार्यक्रम को लागू करने में लोगों की वास्तविक भागीदारी को सामुदायिक भागीदारी के रूप में लेबल किया जाता है। हमारा मानना है कि जब तक समुदाय योजना और कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लेने में शामिल नहीं होता, तब तक इसे सहभागिता नहीं कहा जा सकता। सहभागिता के नाम पर केवल अवैतनिक श्रम स्वीकार करना वास्तव में शोषण है। इसलिए हमें कुछ स्थानीय व्यक्तियों की भागीदारी और पूरे समुदाय की संगठित भागीदारी के बीच अंतर करना चाहिए। हमें समुदाय से किसी योजना की सभी गतिविधियों को पूरी तरह से नियंत्रित करने की अपेक्षा करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह आमतौर पर व्यावहारिक नहीं होता है। यहां विकसित की गई भागीदारी या सामुदायिक भागीदारी का विचार वयस्क शिक्षार्थियों के शिक्षकों द्वारा वकालत किए गए सिद्धांतों का पालन करता है। शोधकर्ता सहित प्रतिभागियों के लिए भागीदारी का आंतरिक मूल्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामुदायिक भागीदारी विकास योजनाओं में स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता को शामिल करती है, जिससे तथाकथित पेशेवरों पर निर्भरता कम होती है। सहभागी अनुसंधान का उद्देश्य अनुसंधान में शामिल लोगों के लिए जीवन स्थितियों में सुधार करना है। इसका उप-उत्पाद लोगों द्वारा ज्ञान का स्वामित्व है, जो बेहतर जीवन स्थितियों की स्थिरता सुनिश्चित करता है। मुखर्जी ने पारंपरिक अनुसंधान (सीआर) पद्धति के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को रेखांकित किया है, जैसा कि कार्रवाई शोधकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा माना जाता है, जो अक्सर सहभागी अनुसंधान (पीआर) के पक्ष में इसका विरोध करते हैं। पीआर में शोधकर्ता एक हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाता है और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध होता है। यह विचार कि अध्ययन को अप्रभावित रखने के लिए बाहरी शोधकर्ता को दूर रहना चाहिए, अव्यावहारिक माना जाता है। पीआर का उद्देश्य मूल्य तटस्थता नहीं है। यह वांछनीय परिवर्तन और विकास प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित है। सीआर का शीर्ष नीचे दृष्टिकोण, जहां शोधकर्ता और उनका संस्थान अध्ययन का फोकस, कार्यप्रणाली और परिणाम तय करते हैं, लोगों को सुविधा के लिए केवल विषय के रूप में मानते हैं, को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके बजाय पीआर शोध को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखता है जो उत्पीड़ित लोगों के बीच जागरूकता पैदा करती है। सीआर वैज्ञानिक कठोरता पर जोर देता है और वैज्ञानिक समुदाय को निष्कर्षों को प्रसारित करने का लक्ष्य रखता है, उम्मीद करता है कि यह ज्ञान अंततः सामाजिक नीति, सामाजिक कार्य और कार्रवाई अनुसंधान में व्यावहारिक अनुप्रयोगों की ओर ले जाएगा। हालांकि पीआर को लोगों को शामिल करने और लोगों के लिए एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, न कि केवल उनका अध्ययन करने के रूप में। बॉक्स 11.3 इस बात पर प्रकाश डालता है कि सहभागी शोध जमीनी स्तर की समस्याओं के प्रति असंवेदनशीलता के लिए पारंपरिक शोध की आलोचना करता है, जबकि पारंपरिक शोध वैज्ञानिक कठोरता की कमी के लिए सहभागी शोध की आलोचना करता है। हालांकि सहभागी शोध खुद को पारंपरिक शोध के एकमात्र विकल्प के रूप में नहीं देखता है। फर्नांडीस लोगों को संगठित करने और नीति तर्कों के लिए आवश्यक व्यापक वास्तविकताओं को प्रस्तुत करने में पारंपरिक शोध के मूल्य को स्वीकार करते हैं। मुखर्जी के अनुसार फर्नांडीस और विगास द्वारा चर्चा की गई भागीदारी अनुसंधान एक उपकरणोन्मुख विधि है।
हम यहां अनुसंधान की विधियों या तकनीकों पर चर्चा कर रहे हैं। दोनों पद्धतियों के तत्वों को एकीकृत करना भागीदारी योजना में व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त हो सकता है। मुखर्जी यह भी बताते हैं कि हेरमेनेउटिक्स, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और क्रिटिकल रियलिज्म जैसे मैक्रो सिद्धांत, जो प्रत्यक्षवाद का समर्थन नहीं करते हैं, अभी भी पारंपरिक शोध का हिस्सा हैं और भागीदारी कार्रवाई अनुसंधान को संगठित करने के लिए उनका बहुत कम उपयोग है। इसके बजाय मुखर्जी तर्क देते हैं, इन मैक्रो सिद्धांतों का प्रभाव अक्सर ऐसी स्थितियां बनाता है जो जमीनी स्तर की कार्रवाइयों को महत्वपूर्ण और आवश्यक बनाती हैं। सवाल उठता है, भागीदारी बढ़ाने से जुड़े सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कोई शोध कैसे डिजाइन कर सकता है? वास्तव में, स्थापित शोध संस्थान अक्सर मौजूदा वर्ग संबंधों के कारण केवल उच्च और मध्यम वर्ग के शोधकर्ताओं को ही लाभ पहुंचाते हैं। हालांकि, सहभागी शोध का मानना है कि इसके तरीके शोध को सहभागी विकास के लिए एक उपकरण में बदल सकते हैं। राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों ही सत्ता संरचनाएं आमतौर पर उस जागरूकता का समर्थन नहीं करती हैं जो सहभागी शोध विधियां पैदा कर सकती हैं। सहभागी आंदोलनों में शामिल लोग शोध की सराहना करेंगे यदि यह उन्हें अपनी सामाजिक पहचान को समझने, अन्य सामाजिक समूहों के साथ अपने संबंधों को पहचानने और परिवार के स्तर से परे साझा संसाधनों की अधिक क्षमता का एहसास करने में मदद करता है। शोध में भागीदारी के बारे में प्रश्नों को शामिल करने के लिए जांच के लिए प्रमुख मुद्दों का चयन करना आवश्यक है। इन मुद्दों को चुनने का मानदंड भी सहभागी होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान प्रवचन में भागीदारी की व्यापक बयानबाजी से सावधान रहना चाहिए। एक त्वरित चिंतन और कार्रवाई अभ्यास इस बिंदु को प्रभावी ढंग से स्पष्ट कर सकता है। सहभागी दृष्टिकोण पर चिंतन और कार्रवाई। परिचय। भागीदारी लोकतांत्रिक शासन और सामुदायिक विकास में एक मौलिक सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है कि सभी हितधारकों की निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी होती है जो उनके जीवन को प्रभावित करती है। सच्ची भागीदारी व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाती है, स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है। हालांकि, सहभागी दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का कथन, विस्तृत कार्यक्रमों की अच्छी तरह से योजना बनाने के बाद, हम लोगों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है ताकि वे भाग लेने की अपनी जिम्मेदारी को समझें, भागीदारी की प्रामाणिकता के बारे में कई चिंताएं उठाता है। यह चिंतन इस कथन के निहितार्थों की खोज करता है जो इसमें व्यक्त की गई भागीदारी की भावना, योजनाकारों और प्रतिभागियों की भूमिकाओं और क्या योजना और भागीदारी की जिम्मेदारियों को अलग अलग होना चाहिए पर ध्यान केंद्रित करता है। भागीदारी की भावना। भागीदारी में स्वाभाविक रूप से नियोजन, निर्णय लेने और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में हितधारकों की सक्रिय भागीदारी शामिल होनी चाहिए। प्रश्नगत कथन एक शीर्ष से नीचे दृष्टिकोण का सुझाव देता है जहां योजनाएं व्यक्तियों के एक चुनिंदा समूह द्वारा बनाई जाती हैं और व्यापक समुदाय को केवल उनकी भूमिकाओं के बारे में सूचित किया जाता है। इस दृष्टिकोण में कई कारणों से सच्ची भागीदारी का सार नहीं है। योजना में भागीदारी का अभाव। वास्तविक भागीदारी का अर्थ है लोगों को योजना के चरणों में शामिल करना। जब लोगों को इस चरण से बाहर रखा जाता है तो वे परिणामों के प्रति स्वामित्व या प्रतिबद्धता की भावना महसूस करने की संभावना कम रखते हैं। निर्देशात्मक संचार, लोगों को यह बताना कि उन्हें क्या करना है, भागीदारी के सिद्धांत को कमजोर करता है। भागीदारी सहयोगात्मक होनी चाहिए, जहां विचार और कार्य सहनिर्मित हों, न कि ऊपर से निर्देश जारी किए जाए। स्वायत्तता के बिना जिम्मेदारी। कथन से पता चलता है कि लोगों को निर्णयों को प्रभावित करने की स्वायत्तता के बिना जिम्मेदारियां दी जाती हैं। सच्ची भागीदारी के लिए आवश्यक है कि लोगों के पास परिणामों को आकार देने की जिम्मेदारी और शक्ति दोनों हों। संक्षेप में, कथन एक छद्म सहभागिता दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां भागीदारी की उपस्थिति को इसके वास्तविक लाभों के बिना बनाए रखा जाता है। इस तरह के दृष्टिकोण से अलगाव, प्रतिरोध और सतत विकास परिणामों की कमी हो सकती है। योजना और जिम्मेदारी। यह कथन स्पष्ट रूप से योजना और भागीदारी की भूमिकाओं को दो समूहों के बीच विभाजित करता है, योजनाकार और समुदाय के सदस्य। यह विभाजन ऐसे दृष्टिकोण की प्रभावकारिता और निष्पक्षता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। योजनाकार कौन है? आमतौर पर, योजनाकार अक्सर नीति निर्माता, विशेषज्ञ या नेता होते हैं जो अपने दृष्टिकोण, ज्ञान और लक्ष्यों के आधार पर कार्यक्रम डिजाइन करते हैं। जबकि उनके पास तकनीकी विशेषज्ञता हो सकती है,
उनकी योजनाएं हमेशा समुदाय की जरूरतों, मूल्यों या प्राथमिकताओं के साथ संरेखित नहीं हो सकती हैं। प्रतिभागी कौन है? इस मामले में प्रतिभागी समुदाय के सदस्य हैं जिनसे योजनाकारों द्वारा निर्धारित योजनाओं का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इस समूह को सक्रिय योगदानकर्ताओं के बजाय निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखा जाता है। वियोग और अविश्वास। जब योजनाकार और प्रतिभागी अलग अलग होते हैं तो दोनों समूहों के बीच एक महत्वपूर्ण वियोग हो सकता है। समुदाय योजनाओं पर अविश्वास कर सकता है, अलग-थलग महसूस कर सकता है या पहल को समावेशी के बजाय थोपा हुआ मान सकता है। प्रतिक्रिया और अनुकूलन। प्रभावी सहभागी दृष्टिकोणों के लिए योजनाकारों और प्रतिभागियों के बीच निरंतर प्रतिक्रिया लूप की आवश्यकता होती है। यदि ये भूमिकाएं अलग-अलग हैं तो समुदाय से वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर योजनाओं को अनुकूलित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्या योजना और भागीदारी अलग-अलग होनी चाहिए? यह पता लगाने के लिए कि क्या योजना बनाने वाले और भागीदारी की जिम्मेदारी लेने वाले लोग दो अलग-अलग समूह होने चाहिए, समावेशी और प्रभावी भागीदारी के सिद्धांतों पर विचार करना आवश्यक है। योजना में समावेशिता। भागीदारी को सार्थक बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि समुदाय के सदस्य योजना के चरणों में शामिल हों। यह समावेशिता सुनिश्चित करती है कि योजनाएं प्रासंगिक, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और समुदाय की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप हों। साझा जिम्मेदारी। योजनाकारों और प्रतिभागियों दोनों को कार्यक्रमों की सफलता के लिए जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए। यह साझा जिम्मेदारी साझेदारी और पारस्परिक जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देती है। भागीदारी के माध्यम से सशक्तिकरण। जब समुदाय के सदस्य योजना बनाने में शामिल होते हैं तो उन्हें अपने ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का योगदान करने का अधिकार मिलता है। यह सशक्तिकरण बेहतर परिणामों और अधिक टिकाऊ पहलों की ओर ले जाता है। क्षमता निर्माण। योजना और भागीदारी को मिलाने से समुदाय के सदस्यों की क्षमता का निर्माण करने में मदद मिलती है। वे निर्णय लेने, समस्या समाधान और नेतृत्व में कौशल हासिल करते हैं जो दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सहयोग और विश्वास। एक सहयोगी दृष्टिकोण जहां योजनाकार और प्रतिभागी एक साथ काम करते हैं, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। यह हम और उन के बीच की बाधाओं को तोड़ता है तथा एक अधिक एकजुट और सक्रिय समुदाय का निर्माण करता है। केस स्टडी और उदाहरण। समावेशी भागीदारी के महत्व को दर्शाने के लिए कई केस स्टडी पर विचार किया जा सकता है। केरल का पीपुल्स प्लान अभियान। भारत के केरल में पीपुल्स प्लान अभियान ने स्थानीय शासन और नियोजन में समुदाय के सदस्यों को शामिल किया। इस पहल के परिणामस्वरूप अधिक उत्तरदायी और प्रभावी स्थानीय शासन हुआ, जिसने समावेशी भागीदारी के लाभों को प्रदर्शित किया। ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में सहभागी बजट। पोर्टो एलेग्रे की सहभागी बजट प्रक्रिया ने निवासियों को सार्वजनिक निधियों के आवंटन पर सीधे निर्णय लेने की अनुमति दी। इस प्रक्रिया ने पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाया। नामीबिया में समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। नामीबिया में प्राकृतिक संसाधनों के समुदाय आधारित प्रबंधन ने स्थानीय समुदायों को वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए सशक्त बनाया। इस दृष्टिकोण ने समुदायों के लिए बेहतर संरक्षण परिणाम और आर्थिक लाभ प्रदान किए। निष्कर्ष। सहभागी दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का कथन भागीदारी के बारे में एक आम गलत धारणा को उजागर करता है। सच्ची भागीदारी का मतलब लोगों को योजनाएं बनाने के बाद उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताना नहीं है, बल्कि उन्हें नियोजन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना है। इसके लिए ऊपर से नीचे तक निर्देशित दृष्टिकोण से हटकर अधिक समावेशी, सहयोगात्मक और सशक्त कार्यप्रणाली की आवश्यकता है। प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योजनाकारों और समुदाय के सदस्यों को शुरू से ही एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह सहयोग सुनिश्चित करता है कि योजनाएं प्रासंगिक, स्वीकार्य और टिकाऊ हों। यह समुदाय की क्षमता का निर्माण भी करता है, विश्वास को बढ़ावा देता है और बेहतर विकास परिणामों की ओर ले जाता है। भागीदारी एक सांकेतिक इशारा नहीं होनी चाहिए, बल्कि योजना और कार्यान्वयन के सभी चरणों का मार्गदर्शन करने वाला एक बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए। सच्चे सहभागी दृष्टिकोणों को अपनाकर हम अपने विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने में सक्षम अधिक लचीले, संलग्न और सशक्त समुदाय बना सकते हैं।
सामाजिक विज्ञानों में सहभागी अनुसंधान की वकालत करते हुए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सहभागी प्रथाओं और संस्थाओं का निर्माण एक गतिशील और धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया है। यह सामाजिक आवश्यकताओं, मूल्यों, कौशल और संसाधनों पर प्रतिक्रिया करता है। सहभागी दृष्टिकोणों को जल्दी से अनिवार्य या अपनाया नहीं जा सकता है। वे आमतौर पर अनुभव, अभ्यास और क्या काम करता है और क्या नहीं, इसके विश्लेषण के माध्यम से समय के साथ विकसित होते हैं। शुरुआत में वापस आते हुए, हमने यूनिट 11 में समग्र सैद्धांतिक मान्यताओं, दृष्टिकोणों और उपयुक्त क्षेत्र तकनीकों को जोड़ने के महत्व पर जोर दिया है। स्वाभाविक रूप से, विकास और विविध सामाजिक विचारों को शामिल करने की चिंता फील्डवर्क विधियों में बदलाव की ओर ले जाती है। इस प्रकार, सहभागी दृष्टिकोण का अर्थ है सहभागी क्षेत्र मूल्यांकन। मैं रैपिड रूरल अप्रेजल (आरआरए) और पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल (पीआरए) के सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले रूपों पर संक्षेप में चर्चा करूंगा। रैपिड रूरल अप्रेजल (आरआरए) लोगों को जल्दी से जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए संगठित करने की एक विधि है। इसे कम समय में निष्कर्ष, परिकल्पना, अवलोकन और निष्कर्ष निकालने और मान्य करने के लिए नई जानकारी प्राप्त करने के लिए जांच की किसी भी व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आरआरए लचीला है और स्थितियों के अनुकूल हो जाता है क्योंकि यह प्रत्येक मामले के लिए तरीकों के एक मानक सेट की सिफारिश नहीं करता है। स्थानीय परिस्थितियों, समस्याओं और उद्देश्यों के आधार पर तरीके अलग अलग होते हैं। कृषि विकास के लिए एक पद्धति के रूप में आरआरए को इन उद्देश्यों के साथ त्वरित, क्षेत्रोन्मुख परिणामों के लिए विकसित किया गया था। ग्रामीण समुदाय की कृषि और अन्य जरूरतों का मूल्यांकन करना, इन जरूरतों के अनुरूप अनुसंधान क्षेत्रों को प्राथमिकता देना, विकास की जरूरतों और कार्य योजनाओं की व्यवहार्यता का आकलन करना, कार्य योजनाओं को लागू करना, निगरानी करना और उनका मूल्यांकन करना। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) ग्रामीणों के साथ बातचीत करने, उन्हें समझने और उनसे सीखने की एक पद्धति है। इसमें ग्रामीणों के दृष्टिकोण को समझने के लिए उनकी भागीदारी प्राप्त करने के लिए सिद्धांत, संचार प्रक्रियाएं और तरीके शामिल हैं। पीआरए एक सहभागी प्रक्रिया शुरू करता है और इसे बनाए रखने का लक्ष्य रखता है। इसे कभी कभी सहभागी त्वरित मूल्यांकन कहा जाता है, जिसमें सहभागी और तेज दोनों पर जोर दिया जाता है। तीव्र पहलू पारंपरिक सर्वेक्षण विधियों की तुलना में डेटा संग्रह की गति को संदर्भित करता है। निष्कर्ष: सहभागी दृष्टिकोण से कई मूल्यवान सबक हैं। हालांकि, इस दृष्टिकोण से जादुई प्रभाव की उम्मीद न करना महत्वपूर्ण है। एक जोखिम है कि सहभागी दृष्टिकोण, अगर अंधाधुंध और उचित सैद्धांतिक प्रशिक्षण और ऐतिहासिक जागरूकता के बिना उपयोग किया जाता है, तो मैक्रो दुनिया से अलग सूक्ष्मस्तरीय अध्ययनों के लिए एक उपकरण बन जाता है। मैक्रो दुनिया से यह वियोग अब वैश्विक संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सहभागी दृष्टिकोण तेजी से निर्विवाद तकनीकों (पीआरए) के एक सेट में बदल रहा है और अपनी मूलभूत ज्ञानमीमांसा मान्यताओं को खो रहा है। जबकि मूल्यतस्थता की इसकी आलोचना महत्वपूर्ण है, हमें गैर सरकारी संगठनों और दाता एजेंसियों के एजेंडे से प्रेरित जल्दबाजी में किए गए शोध से सावधान रहना चाहिए। अकादमिक शोध महत्वपूर्ण बना हुआ है। पश्चिमी देशों में लोकतांत्रिक समाजों को बनाए रखने के लिए शुद्ध शोध को आवश्यक माना जाता है। सहभागी दृष्टिकोण द्वारा वकालत किए गए गैर सरकारी संगठनों जैसी नई नागरिक समाज संरचनाएं और विश्वविद्यालयों में सामाजिक विज्ञान विभागों जैसी पुरानी नागरिक संस्थाएं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को भागीदारी विकास कार्यक्रमों के औजारों तक सीमित कर देना लोकतंत्र और विकास के लिए विनाशकारी होगा। मुखर्जी भागीदारी शोधकर्ताओं को सलाह देते हैं कि वे सैद्धांतिक दृष्टिकोण से सामाजिक वास्तविकता की अपनी समझ बनाएं ताकि यह पता चल सके कि उनके शोध का लक्ष्य किस स्तर का परिवर्तन और विकास है, चाहे वह लक्षणात्मक या प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करता हो। निष्कर्ष के तौर पर, भागीदारी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण पहलू शोधकर्ताओं का दृष्टिकोण है। यह शोध गतिविधियों की अवधारणा और आचरण को निर्धारित करता है। भागीदारी अनुसंधान लेखकत्व और ज्ञान उत्पादन से परे पेशेवर और व्यक्तिगत चुनौतियों को जन्म देता है। चिंतन और कार्रवाई 11.3 भागीदारी के आयाम। परिचय।
यहाँ परिभाषित भागीदारी किसी सामाजिक परिस्थिति में संसाधनों और विनियामक संस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास है, जो अब तक ऐसे नियंत्रण से बाहर रखे गए समूहों और आंदोलनों की ओर से है। यह परिभाषा हाशिए पर पड़े समूहों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में अपनी बात रखने के लिए सशक्त बनाने के सार को समाहित करती है। इस संदर्भ में भागीदारी के विभिन्न आयामों का पता लगाना महत्वपूर्ण है, जो अधिक समावेशी और समतापूर्ण समाज में योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक आयाम भागीदारी प्रक्रिया के एक अनूठे पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जो भागीदारी की बहुमुखी प्रकृति को उजागर करता है। इस निबंध में मैं भागीदारी के कई आयामों का पता लगाऊंगा, जिनमें शामिल हैं सामाजिक वर्गों के बीच मुठभेड़ के रूप में भागीदारी, स्थानीय और महानगरीय हितों के बीच टकराव के रूप में भागीदारी, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी, संसाधन आवंटन में भागीदारी, नीति निर्माण और कार्यान्वयन में भागीदारी, सामुदायिक विकास में भागीदारी, निगरानी और मूल्यांकन में भागीदारी, सामाजिक आंदोलनों और वकालत में भागीदारी, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से भागीदारी। इनमें से प्रत्येक आयाम की विस्तार से जांच की जाएगी, उदाहरण प्रदान करते हुए और भागीदारी विकास के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा की जाएगी। एक सामाजिक वर्गों के बीच मुठभेड़ के रूप में भागीदारी। भागीदारी के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच मुठभेड़ है। यह आयाम आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों और अधिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के बीच बातचीत और टकराव पर केंद्रित है। इस संदर्भ में भागीदारी में अक्सर अमीर और गरीब, शक्तिशाली और शक्तिहीन के बीच की खाई को पाटने के प्रयास शामिल होते हैं। उदाहरण: ग्रामीण भारत में भूमिहीन मजदूर और छोटे किसान अक्सर सहकारी समितियां बनाने के लिए एक साथ आते हैं। इन सहकारी समितियों का उद्देश्य अपनी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाना और अपनी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। खुद को संगठित करके ये हाशिए पर पड़े समूह बड़े भूस्वामियों और कृषि कंपनियों के साथ बेहतर शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं, इस प्रकार अपने संसाधनों और आजीविका पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। 2. स्थानीय और महानगरीय हितों के बीच टकराव के रूप में भागीदारी। यह आयाम स्थानीय समुदायों और महानगरीय हितों के बीच संघर्ष और बातचीत को उजागर करता है। अक्सर शहरी विकास परियोजनाओं और नीतियों को स्थानीय आबादी पर प्रभाव पर विचार किए बिना डिजाइन किया जाता है, जिससे विस्थापन और आजीविका का नुकसान होता है। उदाहरण: भारत में सरदार सरोवर बांध जैसे बड़े बांधों के निर्माण से स्थानीय समुदायों का महत्वपूर्ण विस्थापन हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कार्यकर्ता समूहों ने प्रभावित समुदायों की आवाज सुनने के लिए विरोध प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई का आयोजन किया है। भागीदारी के इस रूप में स्थानीय हितों की रक्षा के लिए महानगरीय और सरकारी अधिकारियों के साथ सीधा टकराव शामिल है। 3. निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी लोकतांत्रिक शासन के लिए मौलिक है। इस आयाम में हाशिए पर पड़े समूहों को उनके जीवन को प्रभावित करने वाली नीतियों और निर्णयों के निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल करना शामिल है। उदाहरण: केरल में नियोजन प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने और निर्णय लेने में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए जन नियोजन अभियान (PPC) शुरू किया गया था। ग्राम सभाओं के माध्यम से समुदाय के सदस्य अपनी चिंताओं और प्राथमिकताओं को आवाज दे सकते हैं, जिससे अधिक समावेशी और प्रभावी स्थानीय शासन बन सकता है। 4. संसाधन आवंटन में भागीदारी। सतत विकास के लिए न्यायसंगत संसाधन आवंटन महत्वपूर्ण है। यह आयाम भूमि, पानी और वित्त पोषण जैसे संसाधनों के वितरण में हाशिए पर पड़े समूहों की भागीदारी पर केंद्रित है। उदाहरण: फिलीपींस में कृषि सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनर्वितरण करना था। यह सुनिश्चित करने के लिए भागीदारी दृष्टिकोण अपनाए गए थे कि लाभार्थी भूमि के टुकड़ों की पहचान, लाभार्थियों के चयन और सहायता सेवाओं के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल हों। इस भागीदारी मोड़ ने ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और कृषि उत्पादकता में सुधार करने में मदद की। 5. नीति निर्माण और कार्यान्वयन में भागीदारी। नीति निर्माण और कार्यान्वयन में भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि नीतियां हाशिए पर पड़े समूहों की जरूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करें।
यह आयाम नीतियों को आकार देने में इन समूहों की भूमिका पर जोर देता है जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। उदाहरण: दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय जल अधिनियम के निर्माण में ग्रामीण समुदायों, किसानों और पर्यावरण समूहों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श शामिल था। भागीदारी प्रक्रिया ने एक अधिक समावेशी जल प्रबंधन नीति बनाने में मदद की जो सभी उपयोगकर्ताओं की जरूरतों पर विचार करती है, विशेष रूप से उन लोगों की जिन्हें पहले निर्णय लेने से बाहर रखा गया था। 6. सामुदायिक विकास में भागीदारी। सामुदायिक विकास एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां भागीदारी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। इस आयाम में विकास परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में समुदाय के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। उदाहरण: ब्राजील में पोर्टो एलेग्रे में भागीदारी बजट (पीबी) प्रक्रिया नागरिकों को यह तय करने की अनुमति देती है कि नगरपालिका बजट का एक हिस्सा कैसे आवंटित किया जाए। समुदाय के सदस्य परियोजनाओं पर चर्चा करने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए बैठकों में भाग लेते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थानीय विकास उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इस प्रक्रिया ने संसाधनों के अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी आवंटन को जन्म दिया है, जिससे हाशिए के इलाकों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार हुआ है। 7. निगरानी और मूल्यांकन में भागीदारी। विकास पहलों की प्रभावशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन (ME) महत्वपूर्ण है। इस आयाम में परियोजनाओं और नीतियों के मूल्यांकन में हाशिए के समूहों को शामिल करना शामिल है। उदाहरण: युगांडा में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए समुदाय-आधारित निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली लागू की गई है। समुदाय के सदस्यों को डेटा एकत्र करने और सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस सहभागी दृष्टिकोण से सेवा वितरण में सुधार हुआ है और स्थानीय अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ी है। 8. सामाजिक आंदोलनों और वकालत में भागीदारी। सामाजिक आंदोलन और वकालत हाशिए पर पड़े समूहों के लिए अपने अधिकारों का दावा करने और बदलाव की मांग करने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। यह आयाम सामूहिक कार्रवाई और जनमत और नीति को प्रभावित करने के लिए समुदायों की लामबंदी पर केंद्रित है। उदाहरण: भारत में चिपको आंदोलन जमीनी स्तर पर पर्यावरण सक्रियता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। ग्रामीणों, विशेष रूप से महिलाओं ने अपने जंगलों को वाणिज्यिक कटाई से बचाने के लिए संगठित किया। पेड़ों को गले लगाने जैसे अहिंसक विरोध के तरीकों को अपनाकर वे अपने कारण पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में सक्षम थे, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में वाणिज्यिक कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 9. डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से भागीदारी। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के आगमन ने भागीदारी के नए अवसर पैदा किए हैं। यह आयाम इस बात की पड़ताल करता है कि हाशिए पर पड़े समूह अपनी आवाज को बढ़ाने और भागीदारी प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। उदाहरण: भारत में Change.org जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने नागरिकों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर ऑनलाइन याचिकाएं शुरू करने और उनका समर्थन करने में सक्षम बनाया है। उदाहरण के लिए, एक सफल अभियान के कारण मुसलमानों में ट्रिपल तलाक, तत्काल तलाक की प्रतिगामी प्रथा समाप्त हो गई। दलित समुदाय और LGBTQ+ व्यक्तियों जैसे हाशिए पर पड़े समूहों के अधिकारों के लिए समर्थन जुटाने में सोशल मीडिया अभियानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निष्कर्ष: भागीदारी, संसाधनों और नियामक संस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए संगठित प्रयासों द्वारा परिभाषित आयामों की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करती है। प्रत्येक आयाम भागीदारी प्रक्रिया के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, जो समावेशन, समानता और सशक्तिकरण के महत्व को उजागर करता है। इन आयामों की खोज करके हम भागीदारी की बहुमुखी प्रकृति और सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की इसकी क्षमता के बारे में गहरी समझ हासिल करते हैं। सामाजिक वर्गों के बीच मुठभेड़ों से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया तक, प्रत्येक आयाम इस बारे में अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि हाशिए पर पड़े समूह अपने अधिकारों का दावा कैसे कर सकते हैं और अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। शोध और व्यवहार में भागीदारी मोड को अपनाकर हम अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाजों के निर्माण में योगदान दे सकते हैं।